Welcome all to the part 4 and the final part of this chapter. हम reproductive health NCERT line by line detailed explanation already part 1, part 2, part 3 देख चुके हैं. ये हमारा फाइनल एंड लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो द टॉपिक विच इज रिमेनिंग इज STI. STI का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है. Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse. Now this is important. अगर कोई disease sexual intercourse करने की वजह से फैल रही है then it is called as STI. These are collectively called as sexually transmitted infections. इसी का दूसरा नाम है venereal diseases. इसी का तीसरा नाम है reproductive tract infections. अब यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं and those are gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, HIV leading to AIDS, are some of the common STIs. Now from this we should know which of them are bacterial, which of them are viral. So let's quickly understand. Bacterial diseases जो भी है those are gonorrhea, syphilis, chlamydiasis, whereas viral diseases are genital herpes, genital warts, hepatitis B, and of course HIV, which leads to AIDS. Whereas fungal disease is trichomoniasis. Now, in this case, do remember 3H, हर्पिस का H, हेपेटाइटिस का H एंड HIV का H. ये 3H वाले 3H diseases are incurable. Rest all are curable. Rest all of them are curable. And this is one of the PYQ. Already ये question आ चुका है. कौन सी diseases STIs incurable होती है. So 3H याद रख लो. उसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो curable होगा. Among this, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 7 जो कि human health and disease है जिसमें हम डिटेल में ये particular infection पढ़ते हैं. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. So now hepatitis B जो कि inflammation है लीवर का वो कोई और चीज़ों से भी फैलता है. HIV जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करके भी फैलता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो बस सेक्सुअली इंटरकोर्स की वजह से फैले. देयर आर अदर रीजंस आल्सो बट सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलते हैं. हेंस दे आर कैटेगराइज्ड अंडर STIs. विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू. ये सारे दूसरे ऑप्शंस है जिससे ये डिजीज फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस. देखो तीनों H पर से NCERT बात करिए. एक्सेप्ट इन तीनों के अलावा अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल, विच मीन्स 3H वाली डिजीज क्योरेबल नहीं है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस आर माइनर. सिम्टम्स कोई खास नहीं होते, बहुत वेग से होते हैं, माइनर से होते हैं एंड इंक्लूड क्या क्या करते हैं. सो व्हाट आर द सिम्टम्स. इचिंग सिम्टम है, फ्लूइड डिस्चार्ज सिम्टम है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एंड देयर इज वर्ड एक्सेट्रा, विच मीन्स इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स है बट ऑल दिस सिम्टम्स आर माइनर. दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ NCERT, माइनर. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ बोल देंगे मेजर सिम्टम्स दिखे जाते हैं जैसे इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, तो हम तो उसको करेक्ट मान लेंगे. बट दिस सिम्टम्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी मेजर, दिस सिम्टम्स आर माइनर. इन द जेनिटल रीजन्स, इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी असिम्टोमेटिक. फीमेल्स को शायद पता भी नहीं चलेगा वो असिम्टोमेटिक होगी. यहाँ फीमेल दिया है, ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल, नॉट मेल. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेल.
and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STIs. So क्या reasons है? Understand the reasons extremely carefully. पहला reason less significant symptom early stages में, and दूसरा social stigma की वजह से deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. ये दो reasons की वजह से एक patient डॉक्टर के पास नहीं जाता है. पहला रीजन है सिम्टम्स ही बहुत माइनर है, वेग से है. दूसरा रीजन हेजिटेशन, जो कि यहाँ एनसीईआरटी सोशल स्टिग्मा अटैच टू द एसटीआई कह रही है. इन दो रीजंस की वजह से पर्सन टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर टेस्टिंग के लिए नहीं जाता है. दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, इस पे भी बॉक्स क्वेश्चन बन सकता है, एंड दिस बॉक्स क्वेश्चन विल हैव ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एक पहला कॉम्प्लिकेशन, दूसरा अबॉर्शन, तीसरा स्टिल बर्थ, चौथा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिफ्थ इनफर्टिलिटी एंड सिक्स्थ कह रहा है इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सो बॉक्स क्वेश्चन में दिस ऑल 6 रीजंस वुड बी इंक्लूडेड, ऑल 6 complications जो later complications हो सकते हैं, all 6 would get included in that. STIs are the major threat to a healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration. So, prime consideration किसको दिया है? Prevent करो एक तो disease को, prevent नहीं कर पाए तो detection at least early कर लो, और early detect भी नहीं कर पाए तो discure कर लो इस diseases को. Under the reproductive health care programs, जो कि RCH programs है, though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years. Extremely important. कौन सा age group ज़्यादा vulnerable है? It is 15 to 24 years. Don't get confused with 12 to 18 years, जो कि दिया गया है इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ड्रग एडिक्शन किस में होता है? 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज वहाँ दिया है, जबकि एसटीआईज किसको हो सकता है? 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज के इंसानों में ज़्यादा वल्नरेबल पर्सनस है ये. द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग. देर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑफ कोर्स पॉसिबल. वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो. सो व्हाट आर दिस प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने हैं? Avoid sex with unknown partners or multiple partners. Always try to use condoms during coitus because we all know that condom is a barrier method and it helps in preventing STI. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. ये 3 principles. So these are all principles. Total we have 3 principles जिससे हम लोग we could be free from these infections, and these 3 principles are: avoid sex with unknown partners or multiple partners, always use barrier methods, and go timely to the doctors. Follow just these 3 principles. So with this we are coming to the last topic of the chapter, that is infertility. Infertility, fertility का मतलब है fertile, fertile का मतलब है जो offsprings बनाते हैं, इन का मतलब है एब्सेंस. सो एब्सेंस ऑफ फर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी का मतलब है अ पर्सन हु इज इनफर्टाइल टू प्रोड्यूस अ बेबी. अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल. बहुत लार्ज नंबर ऑफ कपल्स इनफर्टाइल है. दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिशन. अब यहाँ पे एनसीईआरटी मेन थ्योरी में कह रही है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन का मतलब है आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं कर रहे हो, अनप्रोटेक्टेड हो आप, फिर भी आपको बेबी नहीं हो रहा है. बट यहाँ कितने टाइम तक ये नहीं बोला है, जो कि समरी में बताया गया है दैट फॉर 2 years. इफ यू आर हैविंग रेगुलर unprotected coitus for 2 years, still you're not having a kid, then it can be considered that a person is infertile. Reasons क्या हो सकते infertility के? It can be first reason physical, second congenital which means genetic problems, थर्ड कोई डिजीज होने की वजह से, फोर्थ ड्रग्स अब्यूज की वजह से, फिफ्थ कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं,
एंड सिक्स्थ इवन साइकोलॉजिकल. सो देर आर टोटल बॉक्स क्वेश्चन आ सकते हैं. देर आर टोटल 6 रीजंस जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं. इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस. नाउ रिमेंबर यहाँ फीमेल बोला है. अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और बोल दिया कि मेल्स आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर चाइल्डलेस, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. इट इज फीमेल हु इज बीन ब्लेम्ड. But more often than not, the problem lies in the male partner. So what is NCERT saying? Females are always blamed, but more often than not का मतलब है जितनी फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है उतने ही मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ कपल टू बी चाइल्डलेस. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जो कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है एंड एक्सेट्रा ऐसे यूनिट्स होते हैं could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies. Those are ARTs. So देखो NCERT क्या बोल रही है बेटा, अगर कपल को चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ करेक्टिव मेजर्स होते हैं. सो करेक्टिव मेजर्स, पहला ट्रायल होता है, करेक्टिव ट्रीटमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल एक कपल चाइल्ड ट्राई करे बट उनको हो नहीं पा रहा है, लेट्स से जस्ट बिकॉज अ फीमेल इज हैविंग सिस्ट इन हर ओवरी, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उसके सिस्ट की सर्जरी की जाएगी, सिस्ट रिमूवल किया जाएगा. और लेट्स से एक मेल में स्पर्म काउंट का इशू है तो उसको शायद ऐसी कुछ टैबलेट्स दी जाएगी जिससे स्पर्म काउंट बढ़ेगा. सो यू नो बेसिक करेक्टिव ट्रीटमेंट पहले किया जाएगा अगर कोई डिसऑर्डर है तो, एंड देन उन कपल को वापस कहा जाएगा आप नेचुरली ट्राई कीजिए. बट अगर ऐसे करेक्शंस भी पॉसिबल नहीं हो पाए देन हम उनको सजेस्ट करेंगे ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. अब यह पूरा का पूरा पैराग्राफ, फर्दर दोनों पैराग्राफ्स ART डिस्कस करते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसको कहा जाता है. इन विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड, इन द लैब. So fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body. जो भी बॉडी के अंदर कंडीशंस, जो कि बॉडी किसकी बॉडी, ऑफ कोर्स फीमेल की बॉडी, बिकॉज वी नो फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायो का पूरा जेस्टेशन पीरियड अकर्स इनटू द फीमेल्स बॉडी. सो फर्टिलाइजेशन बाहर करवाना बट ऐसी सिमिलर कंडीशंस देना जो कि फीमेल बॉडी में होती है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर जो कि है ET. तो बाहर जो भी एम्ब्रियो बना उसको वापस ट्रांसफर कर दो उस फीमेल के अंदर, इज वन ऑफ सच मेथड्स. इन दिस मेथड पॉपुलरली विच इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. हम IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं. ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ/डोनर जो कि ऑफकोर्स फीमेल होगी. वाइफ के ओवा में कोई इशू होगा तो हम डोनर फीमेल से ओवा ले लेंगे. And sperms from the husband or donor जो of course male होगा because sperms can be provided by a male donor are collected and are induced to form zygote under simulated conditions. Simulated का मतलब है similar conditions in the lab. तो similar conditions किसके similar? जो फीमेल बॉडी के अंदर conditions होती है वैसे ही conditions हम बाहर लैब में प्रोवाइड करते हैं. The zygote और अर्ली एम्ब्रायो. सो बेसिकली हमने IVF ET टेक्निक में क्या किया, हमने स्पर्म लिया हस्बैंड का या तो डोनर का, हमने ओवम लिया वाइफ या तो डोनर का, इन दोनों को हमने फ्यूज करवाया लैब में. अब इससे बन गया जाइगोट या तो अर्ली एम्ब्रायो. अर्ली एम्ब्रायो का मतलब होता है less than 8 blastomeres or up to 8 blastomeres. Now we know 8 blastomeres मतलब तो ये मॉर्यूला है and मॉर्यूला is present in fallopian tube. ये IVF था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया. अब ET that is embryo transfer. Now we will transfer this into the fallopian tube. But let's say लैब में जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो की जगह लेट एम्ब्रियो तैयार हो गया. लेट एम्ब्रियो मतलब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स जिनके पास होंगे तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे इनटू यूटेरस बिकॉज वी नो दैट 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा मॉर्यूला के बाद मॉर्यूला इज ऑफ कोर्स स्टिल 16 ब्लास्टोमियर स्टेज बट देन मॉर्यूला एंटर्स इनटू द यूटेरस
एंड यूट्रस में फिर इम्प्लांटेशन होगा। तो अब इसको फेलोपियन ट्यूब में डालने का क्या फायदा है, जब उसका ऑलरेडी एंट्री यूट्रस में नेचुरली होने ही वाला था। सो हम डायरेक्टली यूट्रस में डालते हैं एंड व्हेन वी इंसर्ट दैट इनटू यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज IUT, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और अगर हम फेलोपियन ट्यूब में इसको डालते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ZIFT, दैट इज ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। हम पूरा IVF ही पढ़ रहे हैं, IVF ET में ही हम ZIFT भी पढ़ लिए, हम IUT भी पढ़ लिए, हम दोनों चीजें देख चुके हैं। सो zygote early embryo with up to 8 blastomeres could then be transferred into fallopian tube. This is called as ZIFT, zygote intrafallopian transfer. And embryos with more than 8 blastomeres into the uterus, जिसको हम IUT कहेंगे, that is intrauterine transfer, to complete its further development. Embryos formed in vivo fertilization. In vivo मतलब अंदर, बॉडी के अंदर. Fusion or gametes within the female also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. हम in vivo fertilization भी करवाते हैं. In vivo fertilization का बेस्ट एग्जाम्पल आगे आता है जो कि है गिफ्ट. Let's understand what is gift. Transfer of an ovum collected from a donor. Now understand this very carefully. जब हम IVF पढ़ रहे थे तब हमने क्या बोला, ओवम वाइफ का होगा या तो डोनर का होगा, बट यहाँ गिफ्ट के बारे में NCERT क्या कह रही है, ओवम डोनर का होगा। क्या वाइफ का लिखा है? नो। क्यों ऐसा लिखा है? जस्ट बिकॉज हमें अगर ओवम कलेक्ट करना ही है डोनर से, विच मीन्स इस केस में वाइफ ओवम नहीं बना सकती है। बट वाइफ का अगर फेलोपियन ट्यूब एंड यूटरस इंटैक्ट होगा तो अब हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इसको हम गिफ्ट कहेंगे बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग गैमेट इन द फेलोपियन ट्यूब। सो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दो, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं। ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one. So, जो ओवम बना नहीं सकती है उस केस में हम ओवम डोनर से लेंगे, पर गिफ्ट उस बंदी में ही करवाएंगे जो ओवम नहीं बना रहे, बिकॉज शी वांट टू बिकम अ मदर, बट शी कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, विच मीन्स हर फेलोपियन ट्यूब, बिकॉज वी ऑल नो दैट एम्प्यूला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, सो दैट इज इंटैक्ट एंड फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस में होता है. सो हर यूट्रस इज इंटैक्ट, हर फेलोपियन ट्यूब इज इंटैक्ट, ओनली प्रॉब्लम वॉज शी कुड नॉट प्रोड्यूस ओवम. सो हमने क्या किया, ओवम डोनर से ले लिया, स्पर्म्स हस्बैंड से ही ले लेंगे, एंड ये दोनों गैमेट्स सेपरेटली हम लोग उस फीमेल के अंदर डाल देंगे. सो हमने गैमेट को ट्रांसफर किया है, हेंस द टर्म इज गिफ्ट. Is another method attempted. Intracytoplasmic sperm injection is ICSI. The name itself is saying intra मतलब अंदर, cytoplasmic मतलब साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट करो. किसके साइटोप्लाज्म में? तो ऑफ कोर्स ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर दो. Is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. हम क्या करते हैं, एक ओवम को सक्शन से पकड़ के रखते हैं पाइपेट की मदद से, एंड देन एक माइक्रो सिरिंज की मदद से, माइक्रो नीडल की मदद से एक हेल्दी स्पर्म को लेते हैं, और इस इंजेक्शन की मदद से हम डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर इस हेल्दी स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं. इसे हम कहते हैं ICSI. बट ये भी कहाँ हुआ है फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल, बाहर ही होता है. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. So यहाँ clear cut NCERT बोल रही है कि अगर ये दो issues हुए, what are these two issues? उसमें AI करेंगे हम. AI तभी करेंगे जब मेल पार्टनर्स इंसेमिनेट नहीं कर सकता है. तो ये प्रॉब्लम कब होगा? जब कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वेरी लो स्पर्म काउंट.
जब ये दो इश्यूज होंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा रीजन जब वेरी लो स्पर्म काउंट होता है। ये दो रीजंस अगर होंगे तो हम एआई टेक्निक से हेल्प कर सकते हैं। एआई इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस केस हम सीमेन फ्रॉम द डोनर और हस्बैंड लेते हैं एंड उसको आर्टिफिशियली बाय इंजेक्शंस इंसेमिनेट करते हैं फीमेल के अंदर। In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. वजाइना में ही डाला तो उसको हम AI ही कहेंगे, अगर यूट्रस में डाला तो उसको हम IUI कहते हैं। IUI is intrauterine insemination of the female. So AI is artificial insemination, IUI is intrauterine insemination. Don't get confused with IUI and IUT. IUT में हम लोग ने डायरेक्टली एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है, IUI में हमने बस सीमेन को यूट्रस तक डाला है। सो एक चीज में हम एम्ब्रायो यूट्रस में डाल रहे हैं, दूसरे में हम बस सीमेन यूट्रस तक डाल रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो कौन कौन सी टेक्निक्स इन विट्रो हुई है एंड कौन कौन सी टेक्निक इन विवो हुई है। आई क्विकली राइट डाउन ओवर हियर। ART जिनमें fertilization, I'm writing down over here, fertilization internal मतलब फीमेल बॉडी में हुआ एंड fertilization external किन किन में हुआ। लेट्स क्विकली नोट डाउन ऑल। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं सबसे पहली टेक्निक हम IVF पढ़े। इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। IVF, ZIFT एंड IUT ये तीनों टेक्निक्स एक ही कैटेगरी में आती है, बट तीनों के तीनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। So I'll note down over here, we'll take another pen. IVF-ET इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी में ZIFT भी आता है, IUT भी आता है। आई होप आपको पता है ZIFT मतलब जाइगोट या तो अर्ली एम्ब्रियो को हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, अगर लेट एम्ब्रियो हुआ तो उसको हमने यूट्रस में ट्रांसफर किया, बट दोनों के केस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था। सो विद दिस वी आर डन विथ IUT, IVF। उसके बाद हम पढ़े थे गिफ्ट। गिफ्ट में जैसे मैंने कहा ओवम एंड स्पर्म फीमेल में डाला जाएगा, फर्टिलाइजेशन तो फीमेल के अंदर होगा, राइट। सो गिफ्ट जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कम्स ISSI। ISSI में भी एक्सटर्नली हम लोग किए थे। ICSI लैब में फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद ट्रांसफर करते हैं हम। उसके बाद आया AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाते बिकॉज सीमेन को ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल के अंदर। सो उस केस में हम लोग फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही बॉडी में ही होने देते हैं। IUI भी आप यहां ऐड कर सकते हो ब्रैकेट में बिकॉज वो AI के कैटेगरी में ही आता है। सो दिस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। IUI में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जबकि IUT में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। गिफ्ट एंड ZIFT ये एक जैसे वर्ड्स लगते हैं बट उनका मैकेनिज्म अलग अलग है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। फर्टिलाइजेशन किन में एक्सटर्नल है और किन में इंटरनल है। नेक्स्ट लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस पैराग्राफ। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन handling by specialized professionals and expensive instruments. Of course, options बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, but क्या क्या चाहिए? Precision चाहिए, specialized professionals की ओर से and expensive instruments भी चाहिए. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously the benefits is affordable to only a limited number of people since it is expensive. सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड पीपल को ही पॉसिबल हो पाता है वो। Now this is important. Emotional, religious and social factors are also deterrents in the adoption of these methods. So काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कहाँ से बच्चा उठा के लाए, कैसे लेके आए। सो ये इमोशनली उन लोगों को लगता है कि नहीं हमें नेचुरली ही बच्चा चाहिए। इमोशनली या रिलीजियस, कुछ रिलीजियंस में ये अलाउड ही नहीं है दैट यू कैन नॉट परफॉर्म ARTs। सोशल फैक्टर्स, लोग क्या बोलेंगे, अरे बाप रे तुमको नेचुरली बच्चा नहीं हुआ, तुमको टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ा, तुमको IVF करना पड़ा।
सो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये भी डिटरेंट्स होते हैं। काफी लोग शर्माते कि हम ये टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, समाज क्या कहेगा, इमोशनली हम फिट नहीं है ये चीजों के लिए, रिलीजन हमारा अलाउ नहीं करता है। सो इन दिस 3 फैक्टर्स आर deterrents in adoption of this particular methods. Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. So ultimate aim, goal सभी का यही है कि हमको बच्चा चाहिए. So there are so many parentless kids, so many orphan kids जिनकी केयर बहुत लेना ज़रूरी है. So our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood. So adopting is one of the best methods instead of those techniques. Let's quickly go through entire summary. First para of summary हम already discuss किए थे जब हम part 1 of this chapter discuss कर रहे थे. Counseling and creating awareness among people about reproductive organs, adolescence, associated changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted infections including AIDS, etc. is the primary step towards reproductive health. मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, केयर टू द प्रॉब्लम्स जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो गई, प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो गए, डिलीवरी हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का हो गया, STIs, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, postnatal child and maternal management is another important aspect of the reproductive and child healthcare program. So entire paragraph is talking about RCH program में क्या क्या करवाया जाता है. And overall improvement in reproductive health has taken place in our country as indicated by reduced maternal and infant mortality rates. Of course ये बहुत इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा है जिससे मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, माओ का मरना ड्यूरिंग डिलीवरी एंड बच्चा पैदा होते ही मरना या डिलीवरी के दौरान मरना, ये सब बहुत कम हो चुका है क्योंकि इतना एडवांसमेंट, इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है. अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STIs, असिस्टेंस टू इनफर्टाइल कपल्स एक्सेट्रा, ये सब में इम्प्रूवमेंट दिखा है. Improved health facilities and better living conditions promoted an explosive growth of population. So health facilities अच्छा होना and better living condition, ये 2 reasons promote किए हैं population को grow करने के लिए. Such a growth necessitated intense propagation of contraceptive methods. इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो चुका था कि अब हमें प्रोपोगेट करना पड़ा कि कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स यूज करना स्टार्ट करो. हम 2 हमारे 10 नहीं चाहिए, हम 2 हमारे 2 ही चाहिए. वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस आर अवेलेबल नाउ सच एज नेचुरल. क्विक रिविजन, नेचुरल टेक्निक्स क्या थी? 3 थी: लैक्टेशनल एमेनोरिया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल टेक्निक. ट्रेडिशनल टेक्निक, barrier techniques, IUDs, pills, injectables, implants and surgical methods. Quick revision: surgical method males में, vasectomy females में, tubectomy, barrier methods, female condoms, male condoms, cervical caps, vaults and diaphragms. IUDs में भी 3 प्रकार: copper releasing IUDs, hormone releasing IUDs and non medicated IUDs. Pills में there were कंबाइंड पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा, देवर ओनली पॉप्स जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, देवर इमरजेंसी पिल्स, देवर सहेली. इंजेक्टेबल्स में भी सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन होगा. इवन इम्प्लांट्स में नॉरप्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन भी पाया जाता है. Though contraceptives are not regular requirements for reproductive health, one is forced to use them to avoid pregnancy or to delay or space pregnancy. कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स क्यों यूज की जाती है? 3 रीजंस: प्रेगनेंसी अवॉइड करने, या तो प्रेगनेंसी डिले करने, या तो 2 बच्चों के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन अ कंट्री. MTP इज जनरली परफॉर्म टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी जो रेप की वजह से हुआ, कैजुअल रिलेशनशिप की वजह से हुआ या एक्सेट्रा दे दिया है. Also in case of when the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal to either mother or fetus or both. So यहाँ rest of the reasons भी आ चुके हैं. And rapes and casual या तो etc. में यहाँ हम लिख सकते हैं कि failure of contraceptive, ये भी one of the reason, main theory बात कर रही थी. So total there were 5 reasons. Rapes की वजह से बच्चे हुए, casual unprotected coitus की वजह से हुआ, failure of contraceptive device की वजह से हुआ, and continuation of pregnancy could be fatal to mother
और कुड बी फेटल टू चाइल्ड और कुड बी फॉर बोथ। ये रीजंस की वजह से एमटीपी अलाउ किया गया था, लीगलाइज्ड किया गया था। इन्फेक्शंस और डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। यहाँ एनसीईआरटी मेन थ्योरी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोली थी, बट यहाँ समरी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोला जा रहा है, बट एसटीआई लिखा गया है यहाँ पे। सो एसटीआई जो है, एसटीआई को हम एसटीडी भी बोल सकते हैं, हम वेनरल डिजीज भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ देम। अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट करेगा बेटर क्योर ऑफ दिस डिजीज। एंड ऑफ कोर्स अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन मल्टीपल पार्टनर्स, कॉन्डोम्स यूज करना कोइटस के दौरान, ये सिंपल प्रिकॉशंस है जिससे हम एसटीआईज को प्रिवेंट कर सकते हैं। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility। मैंने मेन थ्योरी में ही बताया था बेटा, मेन थ्योरी में 2 years स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट वो समरी में स्पेसिफाई किया गया। सो रिमेंबर दिस, 2 सालों तक लगातार रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस करने के बावजूद अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज इनफर्टिलिटी। वेरियस मेथड्स अवेलेबल है ऐसे कपल्स के लिए, कुछ डिस्कस किए गए यहाँ, जैसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज वन ऑफ सच मेथड्स, एंड इसको कॉमनली हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। आई होप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से अब क्लियर हो चुका है। एक बार दोबारा ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ लो, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स पूछो। आई विल बी अवेलेबल टू गिव ऑल द आंसर्स एंड क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। आई होप एनसीईआरटी इज कंप्लीटली clear. Thank you.